हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बीएससी पार्ट 1 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब ये रूल दिया किसने था और किस पे बेस्ड है? तो दिस प्रिंसिपल वॉज प्रपोज्ड बाय वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927। 1927 में ये रूल वर्नर हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था कि एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है बहुत सारी क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। ऐसा नील बोर ने अपने पोस्टुलेट में बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में क्या होता है, रिवॉल्व करता है। तो इस ऑर्बिट कंसेप्ट को, जो ये सर्कुलर पाथ है इस न्यूक्लियस के अराउंड, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। तो ऑर्बिट कंसेप्ट जो था, इसी ऑर्बिट कंसेप्ट को फेल किया था हाइजेनबर्ग ने। जब हाइजेनबर्ग का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो ये ऑर्बिट कंसेप्ट जो है ये क्या हो गया, फेल हो गया। और क्यों फेल हुआ ये हम पढ़ेंगे इसके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि क्यों इसको फेल कर रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ऑर्बिट के बदले बाद में कौन सा कंसेप्ट आया, ऑर्बिटल कंसेप्ट आया। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इस ऑर्बिट कंसेप्ट को फेल किया और इसके बदले बाद में क्या यूज हुआ, ऑर्बिटल वर्ड यूज हुआ। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को बताया गया था हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद। अब ये रूल ऐसा कहता क्या है जिससे ऑर्बिट कंसेप्ट फेल हो जाता है। क्यों ऑर्बिट कंसेप्ट फेल हुआ, तो इसका रीजन भी हमें हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ही मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है। इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously both the position x and the momentum p of a microscopic particle। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो मूव कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड किसी एटम में, उस इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उसकी पोजीशन को निकालना और उसके मोमेंटम को निकालना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो आपको यहाँ पे 3-4 वर्ड को फोकस करना है, जैसे इम्पॉसिबल हो गया, साइमल्टेनियसली हो गया, पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया। आप मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो हम मोमेंटम की जगह वेलोसिटी वर्ड भी ले सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी भी एटम में प्रेजेंट मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को या वेलोसिटी को एक साथ एक ही टाइम पे निकालना क्या है, डिटरमाइन करना क्या है, इम्पॉसिबल है। किसकी बात हो रही है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमें केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखे उसी को हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहेंगे। तो पर्टिकुलरली हाइजेनबर्ग ने ये रूल अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की। तो इस इलेक्ट्रॉन की, अब खुद ही आप सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो मूव करते टाइम हम उसकी पोजीशन को कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो मूविंग पेज में है, एक जगह स्टेशनरी तो है नहीं, रुका हुआ तो है नहीं, लेकिन मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी पोजीशन अगर आप निकालते हैं तो मोमेंटम या वेलोसिटी उसकी अनसर्टेन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी या मोमेंटम तब निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन मूविंग होगा और पोजीशन तब निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा। तो दोनों काम एक ही टाइम पे नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड केवल कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो उस कंटिन्यूसली मोशन की पोजीशन में हम एक टाइम में एक ही चीज को डिटरमाइन कर पाएंगे। या तो हम उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की केवल पोजीशन को डिटरमाइन कर पाएंगे एक्यूरेटली, या हम उसके मोमेंटम को डिटरमाइन कर पाएंगे एक्यूरेटली। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम दोनों को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हम दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में हम एक की ही एक्यूरेट वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं
तो उस टाइम पे उसके मोमेंटम में एरर होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगा। और अगर हम इसका मोमेंटम एक्यूरेटली निकाल रहे हैं तो उसका पोजीशन उस टाइम क्या होगा, अनएक्यूरेट होगा। तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम इलेक्ट्रॉन के एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन और लिखी है, द मोर एक्यूरेटली वी कैन मेजर ओनली वन वैल्यू, ईदर पोजीशन और मोमेंटम, while the other can be measured less accurately at the same time। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर एक एक्यूरेटली डिटरमाइन होगा तो दूसरा लेस एक्यूरेट हो जाएगा, और मोमेंटम अगर एक्यूरेट होगा तो पोजीशन जो होगी एक्स वो लेस एक्यूरेट हो जाएगी। तो यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से समराइज कर देती हूँ कि किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी हम कहेंगे, तो पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। अगर एक की वैल्यू एक्यूरेट होगी, पोजीशन एक्यूरेट होगा, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर मोमेंटम एक्यूरेट होगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। तो इसको मैं फिर से समराइज कर देती हूँ इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की हेल्प से। सपोज ये कोई एटम है जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वो किस में मूव कर रहा है, ऑर्बिट में। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम को हम एक साथ डिटरमाइन एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा मोमेंटम p एक्यूरेट होगा तो उस टाइम पे इसकी पोजीशन यानी कि जो पोजीशन हम ले रहे हैं x, उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। और अगर पोजीशन एक्यूरेटली निकाल रहे हैं तो उस टाइम उसके मोमेंटम में जो हम कहते हैं कि मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। दोनों को एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता है, यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म। बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द एरर्स इन मेजरमेंट्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम हैज टू गिव अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ अ कांस्टेंट h कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये रूल क्या कह रहा है कि जब हम किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखें x और इसमें एरर को ले लें डेल्टा, तो डेल्टा x में डेल्टा जो है ये एरर को इंडिकेट कर रहा है कि इसकी मेजरमेंट में कितनी एरर आई है, तो इसको हम डेल्टा से इंडिकेट करेंगे। और डेल्टा p हो गया मोमेंटम में एरर। तो हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम एरर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा x इंटू डेल्टा p की जो वैल्यू होगी वो या तो h/4 से ग्रेटर होगी या फिर इसके ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल होगी। तो यही इसका फॉर्म कह रहा है। बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर एरर्स इन मेजरमेंट्स ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन की एरर होगी डेल्टा x, मोमेंटम की एरर होगी डेल्टा p। तो इनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो h/4 से या तो ग्रेटर होगा या इसके इक्वल होगा। तो यही इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे हाफ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 तो जहाँ पे 2 की फॉर्म में आएगा तो हम उसे हाफ ऑफ अ कांस्टेंट कहेंगे। तो h यहाँ पे जो है वो प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो सिंस डेल्टा p यानी कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। अब हम यहाँ एरर इन मोमेंटम ले रहे हैं, तो एरर कैसे निकालेंगे, तो मास इंटू डेल्टा v। अब ये डेल्टा हमने एम पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसका मास चेंजेबल नहीं होगा। लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएट कर सकती है, वेलोसिटी ज़्यादा और कम हो सकती है। तो जो मोमेंटम में एरर आएगी वो वेलोसिटी चेंज से आएगी,
यानी कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसकी वजह से एरर आएगी, मास की वजह से नहीं, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का मास हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो डेल्टा पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी चेंज। तो इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू, अब यहाँ पे डेल्टा पी की जगह हम रख देंगे एम डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो हमने केवल डेल्टा पी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे एम डेल्टा वी से। तो यही मैथमेटिकल फॉर्म है। हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स यानी कि एरर इन पोजीशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच अपॉन डेल्टा पी के। कैसे? अगर हम इस डेल्टा पी को यहाँ ले जाएं, अपॉन में ले जाएं, क्योंकि 2 पाई यहाँ कांस्टेंट है, 2 पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम डेल्टा पी को इधर ट्रांसफर करें तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन डेल्टा पी, और जो 2 पाई कांस्टेंट था वो प्रोपोर्शनल लगाने में हट जाएगा। इसलिए हम कहेंगे जो एरर इन मोमेंटम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोजीशन एरर के। पोजीशन एरर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये एक्यूरेट होगा तो इसमें अनसर्टेनिटी होगी, और ये एक्यूरेट होगा तो इसमें अनसर्टेनिटी होगी। अब यहाँ पे ये जो इसका फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें हम कहेंगे डेल्टा एक्स जो है वह डेल्टा एक्स इक्वल टू एरर इन पोजीशन, ये पोजीशन में एरर को बता रहा है, और डेल्टा पी जो है वो एरर इन मोमेंटम है। डेल्टा वी जो है, जो यहाँ पे हमने p को चेंज करके लिया है, डेल्टा v जो है वो है एरर इन वेलोसिटी, और m जो यहाँ पे हमने लिया है वो हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम को ही हमने चेंज करके लिखा है मास इनटू वेलोसिटी। डेल्टा v वेलोसिटी में एरर होगी, डेल्टा x पोजीशन में एरर हो गया, और h अपॉन 4 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम लेते हैं इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। वही कि अगर किसी एटम के अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस मूविंग इलेक्ट्रॉन का हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। एंड अ कार मूविंग अलोंग द रोड, और किसी रोड में चलती हुई कार की भी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ है इसका? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और बॉडीज, कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि जो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं पार्टिकल्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल और वैलिड होता है। अब मैंने एग्जाम्पल कार का दिया है, लेकिन कार जैसी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ये जो प्रिंसिपल है ये उसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो लार्ज पार्टिकल या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये वैलिड नहीं है। दिस इज वैलिड और एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सेकेंड है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज फॉर वेयर थिंग्स आर एंड हाउ दे विल बिहेव, और ये उन थिंग्स की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करता है कि कैसे ये पार्टिकल बिहेव करेंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को ये कैलकुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और थर्ड है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को और मोमेंटम को इसके मैथमेटिकल फॉर्म की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये रूल, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।